हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज एक महा एपिसोड कर रहे हैं हम क्योंकि आज हम 2 जन आकर के बैठ गए हैं। एक तो हमारे ताइवानी भाई साहब बढ़िया, बीइंग एज कंसिस्टेंट एज इट कैन बी, ऑलवेज बढ़िया। और हम बन के आए हैं चिपर, क्योंकि थोड़ा अंग्रेजी इन्फ्लुएंस आ रहा है, तो हम चिपर बनेंगे। तो आज हम सेमीकंडक्टर्स की बात करेंगे और कॉन्वर्सेशन को एक बार लीड करते हैं हमारे ताइवानी भाई साहब, फिर आगे डिस्कस करते हैं आपको थोड़ा और हमें जितनी इन्फॉर्मेशन करते हैं। एक डिस्कोर्स बनाने की प्लानिंग है, तो कमेंट्स में बढ़िया कमेंट करना, जो आपका व्यू है अब रिप्लाई करेंगे, वहाँ पर डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। लेट्स गो। तो ताइवानी भाई साहब, क्या हाल चाल? बहुत सही हाल-चाल है। एक टाइम था जब ये कहा जाता था कि जो शीप होती है, शीप जो ट्रेड होता है वो जियोपॉलिटिकल इक्वेशंस डिसाइड करते हैं। अब चेंज हो गया है, चिप चिप है वो आपका जियोपॉलिटिकल इक्वेशंस डिसाइड करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं चिप पे, चिप यानी कि सेमीकंडक्टर। तो बेसिकली सेमीकंडक्टर क्या होता है? तो सेमीकंडक्टर एक बहुत ही छोटा जो आपकी मोबाइल सर्किट्स में या फिर लैपटॉप सर्किट्स में लगाया जाता है। वो उसमें बहुत सारे जो हमारे रेजिस्टेंस होते हैं, कैपेसिटर्स होते हैं, उसकी बहुत बारीकाई से, जैसे पता है जो साड़ी में हम वो भरत काम करते हैं जिसको क्या बोलते हैं उसको, जो थ्रेडिंग वर्क करते हैं साड़ी में और उसमें, उसी तरीके से कारीगर। एक, हाँ, एक सिलिकॉन की जो प्लेट होती है बहुत छोटी, उसमें जो कारीगरी करते हैं जो वायर से और उससे, उसको कहते हैं सेमीकंडक्टर। बहुत ही लेमन लैंग्वेज में मैंने आपको समझाया कि सेमीकंडक्टर क्या होता है और इसका इम्पोर्टेंस क्यों आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो आपने देखा होगा कि कोविड का टाइम था, तब देखा गया कि जो 65% अराउंड 60 टू 65% जो सेमीकंडक्टर्स जो जो सप्लाई करता है वो है ताइवान। और कोविड के टाइम पे सप्लाई चेन का बहुत ही बड़ा इश्यू हो गया था। और कोविड के टाइम पे एक सडनली जो डिमांड बढ़ी वो क्या थी? तो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स की। क्यों? क्योंकि हम सब मीटिंग्स ऑनलाइन करने लगे थे, लैपटॉप्स की ज़रूरत पड़ने लगी थी, मोबाइल फ़ोन्स की ज़रूरत पड़ने लगी थी, बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन हो रही थी, उसमें भी मोबाइल फ़ोन्स की ज़रूरत पड़ने लगी थी। तो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज़ और इक्विपमेंट्स की ज़रूरत अचानक से बढ़ने लगी। और अगर इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स की ज़रूरत बढ़ने लगी, तो इसके जो वो मैन्युफैक्चरिंग करने में जो जिसका यूज़ होता है, वो होती है चिप्स। इसी तरीके से चिप्स की ज़रूरत बढ़ने लगी। अब प्रॉब्लम ये है कि एक और चीज़ पे हम फ़ोकस कर रहे हैं, वो है ईवीज़, जो इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल्स आ रहा है, तो उसमें भी सेमीकंडक्टर्स का यूज़ हो रहा है। प्लस जो हमारे ऑटोमोबाइल सेक्टर है, उसमें अराउंड 1500 चिप्स एक नॉर्मल कार में लगते हैं और 300 से ज़्यादा चिप्स एडवांस कार में लगते हैं। तो इसीलिए चिप्स की ज़रूरत आजकल बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही है और इसका इम्पोर्टेंस हम देख रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है। तो चिपर भैया, आप बताइए कि आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इसमें, कि क्या होने वाला है आगे, क्या हो सकता है आगे सेमीकंडक्टर्स में? मेरा मेरा इसके अंदर, अगर आप मतलब आपने बहुत एक एक्यूरेट जस्टिफिकेशन दिया कि वाई इंपॉर्टेंस इज इंक्रीज, बट इसको अगर मेरे तरीके से समझने की ट्राई करें, जैसे मैंने मेरे हिसाब से समझा था कि हाँ ठीक है, मेरे को कैसे इजी हुआ था, वो यही था कि जैसे ये हमने अभी पीछे ग्राफ दिखाया भी था, उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो जो डिमांड और नीड है, और जिस हिसाब से वो बढ़ती जा रही है, जिस हिसाब से वो नीड उस ग्राफ के अंदर जाती जा रही थी ऊपर, उसकी कैटेगरीज अगर आप देखें तो वो उनमें जाती थी, जो जितने स्मार्ट डिवाइसेस उसके अंदर चिप्स की डिमांड उतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। विद टाइम हमारा हर एक डिवाइस कनेक्टेड और स्मार्ट होता जा रहा है। आज की डेट में हमारी स्कूटीज तक कनेक्टेड बनती जा रही है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर छोड़िए, नॉर्मल व्हीकल्स में भी चिप्स की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। और इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के अंदर तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी स्टेबलाइजेशन से लेकर के जो आपका डीसी एसी इनपुट वाला जो कन्वर्जन रहता है, वो भी एक स्मार्ट मैनेजमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के अंदर चिप की बहुत ज़्यादा नीड पड़ जाता है। मोर ओवर, डेटा डेटा इज द न्यू गोल्ड, जो कि लोग बोलते हैं, बट डेटा मैनेज करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए, डेटा से इंसाइट्स निकालने के लिए, क्योंकि डेटा एक पड़ा हुआ कि हाँ, एक चिपर भैया जो कि 25 साल के हैं, जो कि बैठे हुए इंडिया में कहीं पे, वो किसी का काम करनी है। बट एक चिपर भैया इंटरनेट पे जाकर के फेसबुक पे क्या चीज़ देख रहे हैं, वो सबके काम का हो सकता है, वो एडवर्टाइजर्स का काम का हो सकता है, वो मेरे को एक बेटर रेट दे सकता है। तो उसकी जो इंपॉर्टेंस है वो इन कंपनीज के लिए बहुत ज़्यादा है। वहाँ पर भी चिप्स की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट निकल के आती है। आपका कम्युनिकेशन के अंदर चिप्स की काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट निकल के आती है। आपके फ़ोन से लेकर के हर एक चीज़ को जो और ज़्यादा स्मार्ट बनते जा रहे हैं। अब आपका अगर आप देखें एप्पल विजन प्रो के अंदर जो बोला जाता है कि उसका मेजोरिटी रेट सामने आता है, वो इसलिए कि उसका कंप्यूटर सामने की सामने ही। तो अगर आप क्वेस्ट देखें, उसके अंदर पीछे चला जाता है सारा कंप्यूटर। और ये डिवाइस इतना रेवोल्यूशनरी इसलिए है क्योंकि इनके अंदर चिप्स अब इतनी छोटे और कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं कि वो सिर्फ उतने से एक छोटे से हिस्से के अंदर पूरा का पूरा सेट हो जाता है। अब रिस्ट्रेंट ये नहीं है लोगों की, वो चीज़ें नहीं कर पाने, उनके पास है नहीं चीज़ें। अब रिस्ट्रेंट है कि हम क्या और सोच सकते हैं चीज़ों के, और लोग सोच रहे हैं, चीज़ें बन रही हैं। तो वही जैसे चीज़ें स्मार्ट होती जाएंगी, IoT डिवाइसेस आ रहे हैं, हमारी एसी फ्रिज सब कुछ स्मार्ट बनता जा रहा है, वैसे ऐसे डिमांड बढ़ती जाएगी। वॉचेस। तो मेरा तो, हाँ, वॉचेस। तो मेरा तो मतलब बहुत ज़्यादा ये वाला आउटलुक वही है कि जितनी हमारी नीड और कंज्यूमर नीड बढ़ती जा रही है चीज़ों को लेकर, तो जितनी हमें स्मार्ट डिवाइसेस की ज़रूरत है, ये डिमांड बढ़ती जाए। ये डिमांड और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और ज़्यादा नई चीज़ें डिमांड करेगी पूरा पूरा मार्केट, कि हमें और ज़्यादा कैपेसिटी चाहिए, और ज़्यादा कैपेबिलिटी वाली चिप्स चाहिए।
तो इसलिए मतलब ज़रूरी तो है। अब कहाँ पर कैसे क्या मार्केट प्ले करता है, वो हम आगे डिस्कस करते हैं कि ज़रूरी है, बट कैसे मार्केट अभी चल रहा है और आगे कैसे जा सकता है। बाकी बढ़िया भैया से एक बार पूछते हैं कि इनको कैसा लग रहा है? देखिए, क्या कहना एक चीज़ जो लाइक होता है ना, दोनों जनों ने कहा कि होता है ना लाइक कि अब हम और ज़्यादा हर चीज़ को लाइक होता है कनेक्टेड बना रहे हैं। स्मार्ट हाउसेस, स्मार्ट बल्ब, स्मार्ट फैन, जितने भी हम ये हर चीज़ को स्मार्ट बोल रहे हैं, उसका मतलब क्या हो रहा है, उसमें चिप्स और ज़्यादा बढ़ते जा रही है। जैसे ताइवान भैया ने कहा हमारे, कि होता है ना लाइक कि पहले नॉर्मल गाड़ी में 1000 चिप के आस-पास होता था। पर जब आप उसको इलेक्ट्रिक गाड़ी बना दें, तो उससे भी ज़्यादा चिप्स और लगेंगे, क्योंकि अब वो जो काम फ्यूल का था, वो अब इलेक्ट्रिसिटी से हो रहा है। तो इलेक्ट्रिसिटी को भी तो उस गाड़ी को लाइक फंक्शनल बनाना होगा ना चिप से। जैसे-जैसे आप टेक्नोलॉजिकली एक चीज़ को एडवांस और ज़्यादा बढ़ाते जाएँगे, तो होता है ना लाइक कि वो एज़ अ होल चिप्स का सेट बढ़ता चला जाएगा। चिप्स भी ऐसा नहीं है कि सब एक टाइप के होते हैं। बहुत सारे चिप्स होते हैं जो बहुत हाई एंड होते हैं, फिर मिड लेवल होते हैं, कुछ-कुछ डम्ब चिप्स भी होते हैं। और हर एक देश का अपना-अपना एक लाइक होता है कम्फर्ट ज़ोन है। आज जैसे आप चाइना को देखेंगे, तो चाइना में डम्ब चिप्स जिसको बोलते हैं, लो एंड चिप्स जिसको बोलते हैं, जो नॉर्मल डे टू डे काम में होता है ना, आपको नॉर्मल चीज़ों में काम, कैलकुलेटर हो गया। ये सब बेसिक नॉर्मल चीज़ें, उसमें जो चिप्स काम आती है, वो चाइना में ज़्यादा बनती है। हाई एंड चिप्स जो है, वो ताइवान में ज़्यादा बनती है। लाइक होता है ना, हर एक कंट्री का अपना-अपना एक सेगमेंट है, जिस पे वो डोमिनेट करते हैं, या होता है ना, उसपे वो कंट्रोल करते हैं। और पोस्ट जो कोविड हुआ है, सप्लाई चेन जो इतना लाइक होता है इफेक्ट हो गया, अब सबको रियलाइज़ हो रहा है कि अरे भैया, ये हमको भी करना है। आपको समझना होगा, आज अगर आप कोई भी चीज़ को स्टार्ट करेंगे, तो 20-25 साल लगता है पूरा इकोसिस्टम बनने में और प्रॉपर फंक्शनिंग होने में। एक दिन में नहीं होता है। इंडिया ने भी कुछ बहुत साल पहले 1960 के आसपास के टाइम में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 1960 में, 1976 में हमने 1976 में पंजाब हमने में पंजाब में मोहाली में अपना एक सेमीकंडक्टर का प्लांट बनाया था। हम लोगों ने इतना लाइक उसको पुश नहीं किया, और हमारे कुछ टेक्निकल चैलेंजेस भी रहे होंगे, वो ताइवान भैया बताएँगे आगे। उस वजह से हम पीछे रह गए उस रेस में। देखिए, कोई भी एक रेस होता है ना, एक्स्पोनेंशियल ग्रोथ होता है सब सेगमेंट्स में। अगर आप उस टेक्नोलॉजी को मास्टर कर लेते हैं, एक इकोसिस्टम बना लेते हैं ना, तो फिर कोई पीछे देखने वाला नहीं, फिर आगे ही ग्रोथ दिखता है। पर बहुत बार क्या होता है, आप नहीं कर पाते उस चीज़ को क्रैक, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली चैलेंजिंग हो जाता है वो टेक्नोलॉजी, और सिलिकॉन इतना ईज़िली इंडिया में पाया भी नहीं जाता है, जितना मुझे पता है। लाइक होता है ना, और जहाँ पे प अभी ताइवान और चाइना में उसका ज़्यादा मेजर फुटहोल्ड है, क्योंकि फैक्ट्रीज़ बनी हुई है, सप्लाई चेन बना हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट, सब कुछ एक सेट है, एक इकोसिस्टम बना हुआ है। अब नया अगर आपको कुछ बनाना है, टाइम लगेगा, इन्वेस्टमेंट लगेगा, और उसके बाद में 5-10 साल बाद आपको धीरे-धीरे चीज़ें शेप लेते हुए दिखेगी। मैं तो ये भी नहीं बोल रहा हूँ 5-10 साल बाद सब कुछ हो जाएगा। 5-10 साल बाद चीज़ें शेप लेती हुई दिखेंगी, 20-25 साल में आपके पास पूरा इकोसिस्टम आ जाएगा। वैसे ही चाइना ने ग्रो किया। चाइना ने पेशेंस वाला गेम प्ले किया, कि उन्होंने लॉन्ग गेम खेला, वेट करते रहे, एक टाइम आया, और उसके बाद में आज अब उनके पास पूरा कंट्रोल है। आज अगर हम कितना भी बोलें कि होता है ना कि हमको चाइना से डीलिंग करना है, उसको करने में कम से कम 20-25 साल लग जाएगा। आज सारा सप्लाई चेन, बेसिक मटेरियल भी वहाँ से हम सोर्स करते हैं। अगर हमने मेडिसिन को भी देखें, तो उसका भी एपीआई वहीं से सोर्स करते हैं। तो उनके पास वो वॉल्यूम्स है ना, वॉल्यूम जिनके पास भी रहेगा ना, उनके पास, उनको टाइम लगता है वो ग्रो करने में। ताइवान में आपकी क्या राय है इस चीज़ के ऊपर? बात सही है, टाइम लगता है और एक इकोसिस्टम बनने में अराउंड 2 डिकेड तो लगते ही है, तभी एक हुँ, इकोसिस्टम बन पाती है। हुँ, जो हमारी बात हुई कि 1976 में मोहाली में हमने पहली बार शुरुआत की थी। हुँ, फिर भी वो हम क्यों नहीं बना पाए? उसके पीछे का रूट कॉज़ क्या हो सकता है? एक तो शायद 1976 में मार्केट और ग्लोबलाइज़ेशन नहीं था, इतना ओपन नहीं थी मार्केट और सेमीकंडक्टर के लिए एक मशीन लगती है जिसको कहते हैं लिथोग्राफी मशीन, जिससे सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग होता है और वो एक्सपर्टीज़ सिर्फ़ कुछ ही देश के पास है, जैसे कि शायद जर्मनी के पास है, जर्मनी हुँ। जहाँ तक मुझे पता है। तो नेदरलैंड्स के पास भी जर्मनी, है। नीदरलैंड्स मतलब इन शॉर्ट यूरोप की कुछ कंट्रीज़ के हुँ, पास ये फैसिलिटीज़ है। तो ये देखनी चाहिए कि 1976 में जो जियोपॉलिटिकल इक्वेशंस थे, हुँ, वो उस फ़ेवर में नहीं थे हुँ, कि कोई हमें लिथोग्राफी मशीन्स प्रोवाइड कर पाए या फिर ऐसा कुछ। हुँ, तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा रीज़न ये रहा होगा, प्लस हुँ। शायद ये भी हो सकता है कि उस टाइम इतने साइंस ग्रेजुएट्स नहीं थे और हम उतना विज़न ड्रॉ नहीं कर पाए कि इसकी एक और ज़रूरत क्या एक है। और एग्ज़ैक्टली वो वाला पार्ट जो है ना, कि हम लोग आगे देख नहीं पाए कि इसका इतना बड़ा मेजर इम्प्लीकेशन होगा हमारे लिए, और लाइक होता है ना एज़ अ होल ग्लोबल इकोनॉमी के लिए। देखिए, आपको समझना होगा 1970s का जो टाइम है, वो ग्लोबलाइज़ेशन और वो एक नया ऑर्डर बन रहा है, और लाइक होता है ना कोल्ड वॉर चल रहा है। वो एक अलग युग था। कोई मोबाइल फ़ोन नहीं था उस समय, कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं था उस समय। यहाँ तक कि जो बेसिक चीज़ें आज हम मानते हैं, फ्रिज लाइक होता है ना, जो आज का फ्रिज है, जो टीवी है, जो एलसीडीज़ है, वो सब नहीं था। इतना चिप्स का ज़रूरत नहीं लगता। चिप बहुत ज़्यादा लाइक होता है ना, लग्ज़री गुड था उस समय के टाइम पे, क्योंकि मिसाइल्स में ज़रूरत पड़ता था उसका, लाइक होता है ना, उसका यूज़ केसेस बहुत अलग था। आज के टाइम पे चिप नेसेसिटी है, नेशनल गुड के लिए, लाइक होता है ना, तो ये बात पे थोड़ा फोकस करिए टाइम पे। प्लस अभी जो करंट मार्केट है, हुँ, जो 650 यूएस डॉलर का होगा शायद, 60 50 हुँ, यूएस डॉलर का।
तो 650 बिलियन $, और मुझे लगता है कि अगले 5-7 सालों में ये डबल हो सकता है, डबल से 1.5x इतना हो सकता है। तो इतनी डिमांड, इतना मार्केट बढ़ने वाला है। जो एस्टिमेटेड है, जो 2019 में वो 1380 बिलियन डॉलर अराउंड हो सकता है। तो इसका इम्पोर्टेंस कितना है, वो मार्केट साइज की जो एक्सपेक्टेशन है उससे भी हमें पता चल सकता है। अब दूसरा चीज बताइए ताइवान भैया, कि होता ना ये जो इंडियन गवर्नमेंट है, लाइक होता ना ये काफी टाइम से बात कर रही है कि कैसे सेमीकंडक्टर के ऊपर हमें काम करना है, और लाइक होता ना बहुत सारे एमओयू साइन हुए हैं, टाटास भी कुछ साइन कर रहे हैं, फॉक्सकॉन भी इंडिया में आ रहा है, फॉक्सकॉन की चीफ को शायद या कुछ ऐसा है जिनको अभी कुछ एक भारत कुछ मिला है, पता क्या है, आई एम सॉरी मैं मिसप्रोनाउंस कर रहा हूँ, तो उनको एक अवार्ड मिला है सरकार की तरफ से, क्या वो भारत रत्न है या फिर पद्मा अवार्ड। पद्मा अवार्ड मिला है उनको। सो लाइक होता ना, तो लाइक होता ना क्या ये सिग्नलिंग हो रहा है, लाइक होता ना कि हम भी लाइक होता ना ताइवान के साथ बैठ के उस टेक्नोलॉजी को इंडिया लाना चाह रहे हैं, और कौन से सेगमेंट पे हम प्ले करना चाह रहे हैं, लाइक हम लो एंड बना रहे हैं या हाई एंड बना रहे हैं, क्या आपको कोई आइडिया है इस चीज के ऊपर? जो लास्ट ईयर जो यहाँ पे ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट्स हुई थी, उसमें एक सेमीकंडक्टर पे क्लोज डोर मीटिंग थी। वहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज है उस पर बात की गई। तो उसमें एक जो मेन जो रूट कॉज उन्होंने बताया कि क्यों हम सेमीकंडक्टर डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, उसमें था टैलेंट पूल की कमी। वो सबसे बड़ा मेजर फैक्टर था। और जैसे कि लास्ट ईयर जून में सेमिकॉन कॉन्फ्रेंस हुई थी गुजरात में, तो वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ने एक चीज़ अनाउंसमेंट की कि अराउंड 300 कॉलेजेस में कोर्सेज शुरू किए जाएंगे जो स्पेशली सेमीकंडक्टर पे फोकस होंगे। तो मैनेजर से लेके लेबर तक, मतलब डिप्लोमा से लेके डिग्री तक और उससे भी आगे पीएचडी तक, एक इकोसिस्टम बनाने की कोशिश की जा रही है कि एक टैलेंट पूल का बेस बना दिया जाए। अगर टैलेंट पूल का बेस बना दिया जाएगा तो हमें आगे जाके जो अगले 10-15 साल है उसमें हम इसमें मास्टर्स हो सकते हैं। तो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो भी टैलेंट पूल बनाने की है। सेकंड चीज, गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, जो हमने जब मोबाइल में मैन्युफैक्चरिंग शुरू की थी, तो सबसे पहले हमने असेंबली पे फोकस किया था। असेंबली पे फोकस किया था, उसके बाद हम मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग पे आ सकते हैं। अब सेमीकंडक्टर में भी यही हो रहा है। जो गवर्नमेंट कह रही है कि हम एटीएमपी पे फोकस ज्यादा करेंगे। एटीएमपी का मतलब जो होता है वो होता है असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग एंड पैकेजिंग। और अभी जो एटीएमपी पे फोकस हो रहा है, काफी सारी जो कंपनीज आ रही है वो एटीएमपी पे ज्यादा फोकस करेंगे। तो एटीएमपी से लेके हम पीछे 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 चले जाएंगे। तो एक पहले असेंबली लाइन, पैकेजिंग किस तरीके से होता है उस पर हम अभी फोकस कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है वो अभी इस बात पे, इस डायरेक्शन में जा रही है। छिपर भाई साहब कुछ कहना चाहते हैं इसके ऊपर? ठीक है, हम खो गए हैं शायद छिपर भाई साहब को। तो बेसिकली क्या है कि मैं आपसे ये भी पूछना चाहता हूँ, जैसे होता ना लाइक कि अभी जैसे आपने हमने जो पिछला गिफ्ट सिटी पे वीडियो बनाया था, उसमें आपने कहा भी था कि होता ना लाइक कि गुजरात काफी लाइक होता ना काम कर रहा है, लाइक होता है सेगमेंट के ऊपर में एज अ होल, और फॉक्सकॉन भी इंडिया में आया है, टाटा भी आया है। तो लाइक होता ना, तो अब आने वाले टाइम में जैसे हम देख रहे हैं, पर अगर आपको पता हो बीच में वो वेदांता और फॉक्सकॉन का शायद डील था, वो बीच में वो ब्रेकआउट मतलब वो डील कोलैप्स भी हो गया था, लाइक होता ना, तो ये जो सेमीकंडक्टर का इंडस्ट्री है वो काफी मतलब केपेक्स इंटेंसिव तो है ही, मतलब कैपिटल रिक्वायर तो लगता ही है, पर साथ में बहुत ज्यादा लाइक होता है ना कैपेबिलिटी वाला पार्ट भी एक मेजर प्रॉब्लम है। कैपेबिलिटी आपके पास है या नहीं है उसको लाइक होता है ना गो थ्रू करने का, जिस तो वो जो वेदांता वाला फॉल आउट, अगर आपको ध्यान हो उसका लाइक होता है, तो ये भी क्या आगे एक प्रॉब्लम हो सकता है कि ये डील्स फॉल आउट होंगे लाइक होता है ना, तो इसके ऊपर क्या आपका कोई राय या कुछ है कि क्या हो सकता है आगे टाइम? मुझे ये नहीं लगता कि अब बिल्स से फॉल आउट होंगे, क्योंकि इसका रीजन ये है कि एक स्ट्रॉन्ग सेमीकंडक्टर पॉलिसी अब स्टेट लेवल्स पे बनने लगी है। जैसे गुजरात ने खुद अपनी सेमीकंडक्टर पॉलिसी बनाई। शायद और स्टेट्स भी ट्राई कर रहे हैं कि वो अपनी खुद की सेमीकंडक्टर पॉलिसीज बनाए। सेमीकंडक्टर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती है पावर ग्रिड एंड वाटर सप्लाई। ये दो इंपॉर्टेंट चीज होती है सेमीकंडक्टर, और पॉलिसी इसी का पार्ट है। क्योंकि गुजरात अपनी पावर ग्रिड के लिए जाना जाता है, गुजरात अपनी पावर प्रोड्यूसिंग के लिए भी जाना जाता है। तो और वाटर सप्लाई वहाँ पे कंटिन्यूस है, चाहे वो नर्मदा रिवर का हो या फिर और कोई मतलब साबरमती और वो सब। तो इन शॉर्ट ये दोनों चीज गुजरात, तो ये दोनों चीज गुजरात के पास है। तो और अभी फोकस यही है कि मतलब 2-3 जो इंडस्ट्रीज आई है वो गुजरात फोकस है। तो मुझे लगता है कि यहीं से बिल्डअप होगा और यहीं से आगे जाएगा। प्लस गुजरात एक ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग स्टेट भी है, तो वहाँ पे भी उसको फायदा है कि किस तरीके से वो ऑटोमोबाइल में, क्योंकि काफी सारी कंपनीज है वो उसी पे फोकस कर रही है। जैसे मैं बात करूँ कि जो हमारी टाटा है,
टाटा का मेन जो सेगमेंट्स वो कवर करने वाला है वो ऑटोमोटिव और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो मतलब उनका मेन फोकस यही है ईवी और ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग। सो बेसिकली मेरा जहाँ यही पे वो बनाएंगे वो चाहते हैं उसी के पास में इनको सेमीकंडक्टर और भी मिल जाए ताकि उनका कॉस्ट, वो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम हो जाए। और एक और इंपॉर्टेंट चीज जो आपने कहा नहीं कि गुजरात में ना स्टेबिलिटी भी है। देखिए सेमीकंडक्टर इज अ 25 ईयर गेम, वो आज बनाओगे कल नहीं होने वाला, इट टेक्स टाइम। तो 20-25 साल का गेम है। और देखिए जो भी पीछे से देखते आए हैं, जो हिस्ट्री देख रहे हैं इंडिया का, वो ये मान के चल रहे हैं कि गुजरात इज अ वेरी स्टेबल प्लेस एज अ लाइक स्टेट के हिसाब से देखें, ज्यादा वॉलिटिलिटी नहीं रही है और बिजनेस को ज्यादा वॉलिटिलिटी पसंद नहीं है। एज अ होल अगर आप देखिए महाराष्ट्र और कर्नाटका में बहुत ज्यादा वॉलिटिलिटी रही है, लाइक होता है ना, और बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स वहाँ पे प्रॉब्लम्स हुए हैं और लाइक होता है ना फ्रूट नहीं किए। जैसे होता है ना लाइक कि अगर आप याद करें तो सऊदी और यूएई ने भी काफी सारे इन्वेस्टमेंट्स प्लेज किए हैं महाराष्ट्र में। वो सेमीकंडक्टर को लेके नहीं थे, वो रिफाइनिंग को लेके थे, पर मेजर प्रॉब्लम्स, ऑब्स्टेकल्स और लोकल लेवल लाइक इश्यूज जनरेट होते हैं उससे। और गुजरात में जनरली क्या होता है, गवर्नमेंट और स्टेक होल्डर और पब्लिक तीनों का जो लाइक होता है ना एक ग्रुप है, वो काफी स्ट्रॉन्ग है, मतलब काफी एक कंसेंसस बेस्ड डिसीजन मेकिंग हो रहा है। ताइवान भैया हम नेक्स्ट सेगमेंट पे शिफ्ट कर रहे हैं, तो आप बताइए आपको क्या दिख रहा है आपको इंडिया का फ्यूचर। और सुनने में आया है कि असम और डिब्रूगढ़ में भी शायद ये सेमीकंडक्टर के ऊपर बात हो रही है। तो क्या ईस्ट, हम लुकिंग ईस्ट पॉलिसी भी है क्या सरकार की, ईस्टवर्ड्स भी देख रहे हैं वो लोग, क्या है कुछ अगर आपको इसके नॉलेज है तो थोड़ा बताइएगा। तो आसाम गुजरात के बाद अगर कोई स्टेबल स्टेट मुझे नजर आता है तो ये नॉर्थ ईस्ट वाला इलाका है, उसमें आसाम है। इसका रीजन ये है कि अब आसाम उस बात पे फोकस कर रहा है क्योंकि उसमें हेमंत विश्व शर्मा एक बहुत ही इंटेलिजेंट सीएम के रूप में उभर रहा है और वो मतलब आगे जाके इंडिया का फेस भी बन सकता है किसी भी रूप में। तो कहने का मतलब ये है कि अब आसाम पे और नॉर्थ ईस्ट, यही चीज है कि नॉर्थ ईस्ट में लोगों को वहां से इस साइड शिफ्ट करना होता है। मतलब टैलेंट नॉर्थ ईस्ट के पास भी टैलेंट है, प्लस उनको नॉर्थ ईस्ट से वेस्ट साइड आना पड़ता है, दिल्ली या फिर गुजरात, महाराष्ट्र। तो वो बंद हो माइग्रेशन, उसके लिए अगर ट्राई करना चाहते हैं तो ये एक बहुत ही अच्छा मौका है नॉर्थ ईस्ट के पास। तो मुझे लगता है कि आसाम एक सही स्टेबल स्टेट है, बड़ा स्टेट है सेवन सिस्टर्स में। और उसकी भी पॉलिसीज मैंने देखी है कि वो ट्राई कर रहे हैं कि भाई इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में फोकस किया जाए, उसको भी मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जाए। तो यही है उसका रीजन मेन। तो और मेरे मेरे हिसाब से जो मेरे को जितना पता है लाइक कि वो सेवन सिस्टर्स के जो एरिया है और ईस्ट वर्ड्स है, अगर वहाँ पे भी ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ों पर काम होगा तो वहाँ का जो लोकल जो यूथ है उनको भी एक एम्बिशन मिलता है कि उनके वहाँ पास कर, उनके जो एरियाज है उनके पास में भी कुछ हो रहा है, लाइक डेवलपमेंट हो रहा है और लाइक इन जनरल ग्रोथ हो रहा है। देखिए सेमीकंडक्टर, जब भी इंडिया कोई भी नया टेक्नोलॉजी पे बेट करता है, ये हमेशा इंडिया का ट्रेंड रहा है, वो हमेशा उस बेट्स को लाइक होता है ना हाफ हाफ कर देता है, लाइक स्प्रेड आउट कर देता है बेसिकली, रादर देन सिर्फ एक ही जगह एक ही चीज पे बेट करने के बजाय 3-4 चीज हम करते हैं स्मॉल स्मॉल पायलट प्रोजेक्ट्स के हिसाब से स्टार्ट करते समय, और फिर हम देखते हैं कि फिर मार्केट फोर्सेस को गवर्न करने देते हैं, रादर देन कि हम ही हर चीज को पुश करते रहें। मार्केट अपने आप उसे ले जाएगा अगर वहां पे लाइक होता ना लाइक यूज केस बनेगा। अगर आप ध्यान दें तो मोहाली में आज भी वो फैक्ट्री 1970 के टाइम से है, वो आज भी चल रही है, वो आज भी इसरो को प्रोवाइड करती है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सम सेमीकंडक्टर था, हमारे ताइवान भैया ने हमें बताया था। तो लाइक होगा ना, तो बेसिकली क्या है, हमेशा कोई भी चीज है उस वो बहुत सक्सेसफुल बनती है या नहीं बनती है, वो एज अ सेगमेंट वो हमारे हाथ में नहीं है, वो कल देखा जाएगा, जो होता है ना फ्यूचर की बात है। हाइंडसाइट में हम बोल पाएंगे कि क्या पता ये अच्छा डिसीजन है या नहीं, पर अभी हमारे बेट्स बिल्कुल स्प्रेड आउट है। और लाइक होता है ना, हम ईस्ट में भी बैट कर रहे हैं डिब्रूगढ़ में, असम में, और हम वेस्ट में भी बैट कर रहे हैं गुजरात में, तो हमारे बेट स्प्रेड और आउट है। और बोलिए, बोल कर रहे और एक पॉइंट ये है कि मुझे लगता है कि जो ईस्ट वाला इलाका है हैं। वहाँ कोलकाता पोर्ट के अलावा हम्म, बांग्लादेश के साथ इंडिया के रिलेशंस बहुत ही अच्छे हो गए हैं। और सेवन सिस्टर्स में जो त्रिपुरा है हम्म, या फिर मेघालय है, मतलब एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, त्रिपुरा की तो बॉर्डर बांग्लादेश से होती है, टच होती है। पर और कौन से स्टेट्स के होते हैं वो मुझे देखना पड़ेगा। पर पॉइंट यही है कि वहां से अब एक्सपोर्ट्स इजीली हो सकता है। तो सिर्फ हम कोलकाता पे या फिर वेस्ट बंगाल पे डिपेंड ना रह के हम बांग्लादेश के साथ एक अच्छे रिलेशन टाई अप करके, एमओ यूज करके, बांग्लादेश के कुछ पोर्ट्स को यूज करके हम एक्सपोर्ट इजीली कर सकते हैं। तो त्रिपुरा ने यही रणनीति अपनाई थी अपने एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज करने के लिए। ओके ओके। प्लस रिसेंटली अगर देखें, सिंस एक्सपोर्ट्स वाला टॉपिक चल रहा था, तो एक और चीज हुई थी ना, देयर इज अ हाईवे दैट इज बीन कंस्ट्रक्टेड बिटवीन थाईलैंड एंड आपका ये कोलकाता टिल कोलकाता, जो आपका अच्छा, बंगाल के अंदर है। ये वाला मतलब बोल तो रहे थे कि एंट्री फ्री कर दिया और पीपल कैन डायरेक्टली गो बाय रोड एंड एवरीथिंग, बट ये एक्सपोर्ट्स के लिए काफी एक अच्छा प्ले हो सकता है बिकॉज पूरे पूरे लैंड बॉर्डर्स हैं यहाँ पर। और थाईलैंड वाला जो मार्केट है, इट्स थाईलैंड का मार्केट पूरा पूरा ताइवान के आई एडजेसेंट पड़ता है।
आई डोंट और थिंक वो पूरा बॉर्डर वो रोडवे एशियन कभी एक्सेस भी मिल जाएगी। आई डोंट थिंक वो रोडवे कभी भी फंक्शनल हो पाएगा। उसका रीजन ये लेट्स है सी। क्योंकि म्यांमार में इतना टर्मोइल चल रहा है और वो बॉर्डर जो रोड का बात था वो म्यांमार को होते हुए थाईलैंड जाने का बात था और म्यांमार में जो कि अब वो मिलिट्री कू और प्रॉब्लम्स हो गया है। आई डोंट थिंक वो रोडवे कभी भी उस लेवल पे फंक्शनल हो पाएगा कि गुड्स जा पाए। पर हाँ मे बी लाइक फ्यूचर में हमें क्या पता है 10-15 साल बाद कौन आ जाए है जी। हाँ मतलब हाँ, बनाने की बात कर ही रहे थे, तो इफ इट कैन बी हेल्पफुल इन दैट सेंस कि वहां से एक एक्सेस मिल जाएगी बिना चाइना के ऊपर रिलाई कर, बिकॉज इंडिया के पास 2 ही रास्ते हैं एशियन मार्केट्स को एक्सेस करने के, उस ईस्टर्न रीजन के थ्रू से बाय रोड, या तो चाइना के रास्ते से आप चले और चाइना के रास्ते से आप अगर होकर निकलते हो तो फिर वहां से फिर आपको लाओस और ये वाला रीजन कवर कर सकते हो जाके। लाओस को गलत बोल दिया मैंने, तो सॉरी, बट हाँ मतलब चाइना के थ्रू कर लो या तो आप म्यांमार के थ्रू कर लो इधर से। बीच में से डायरेक्ट इंडिया जा नहीं सकता क्योंकि पहाड़ पड़ जाते हैं और ज्योग्राफी प्रेफरेबल नहीं है वहाँ से, फेवरेबल ज्योग्राफी नहीं है। और पोर्ट्स वाला जो रास्ता है वो इंटर एशिया ट्रेड के लिए पोर्ट्स वाला रूट या वाटरवेज वाला रूट इज नॉट दैट एफिशिएंट इन दैट सेंस। और ये ताइवान भैया हिस्टोरिकल ट्रेड रूट्स वही रहे हैं। ताइवान भैया इफ आई एम नॉट रॉन्ग अडानी शायद उड़ीसा में अपना पोर्ट्स बना रहे हैं। इफ आई एम नॉट रॉन्ग एक पोर्ट है उड़ीसा में भी शायद बन रहा है जितना मेरे को ध्यान है। लाइक होता ना बेसिकली क्या हो रहा है कि अडानी कोस्ट लाइन पे पोर्ट्स बना रहा है ताकि होता ना ये फ्यूचर जो इंटरलिंकिंग ट्रेड है वो सारा कलकत्ता और मुंबई जाने की जरूरत ना पड़े। मुंद्रा ऑलरेडी बन चुका है वेस्ट साइड में। मेरे हिसाब से उड़ीसा में भी एक पोर्ट बन रहा है मेरे ध्यान में जितना मैं सर्च कर लेता हूँ। अदानी धर्मा पोर्ट है, अदानी धर्मा पोर्ट उड़ीसा में बना है। तो वही है। तो बेसिकली क्या है कनेक्टिविटी पे काफी काम हो रहा है ऑलरेडी और मेरे हिसाब से आने वाले टाइम में और भी ज्यादा होते रहेगा और वो सेगमेंट एज अ होल लाइक बढ़ेगा। पर एक एक प्रिडिक्शन हमारे सबके तरफ से जो आने वाला टाइम है इस सेगमेंट के लिए अगर आपके कुछ दिमाग में है कि होता ना कि ये प्रिडिक्शन हो सकता है, होता ना फ्यूचर हो सकता है। जैसे हम लोग मैप के बारे में बात कर रहे थे सो ये रहा। और जो हमारे ताइवान भैया बता रहे थे वो त्रिपुरा और मेघालय है जो यहाँ पे है जो बांग्लादेश से बॉर्डर करता है और असम। और जो रोड की बात कर रहे थे वो ये वाला रोड है जो यहाँ से जाने की बात है और यहाँ पे जाके मणिपुर में टच करेगा थाईलैंड से। पर वो थोड़ा मुश्किल ही है आने वाले टाइम में। बट इंडिया जब कू हुआ मतलब म्यांमार में कू हुआ उससे पहले इंडिया एक और पोर्ट डेवलप कर रहा था जो म्यांमार में है जिसका नाम है सितवे पोर्ट करके डेवलप कर रहा था पर वो उसका भी काम अटका हुआ है क्योंकि उस पे सैंक्शन लगी। सो एक प्रिडिक्शन अगर आपकी तरफ से अगर आपको जो दिख रहा है आने वाला टाइम में लाइक होता ना सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की होता ना कि अगर आप आज से 20 साल बाद का देख रहे हैं तो आप कौन सा सेगमेंट को ज्यादा ग्रो करते हुए देख पा रहे हैं? लो एंड, मिड एंड, हाई एंड? आपके अंदाजा से चिपर से स्टार्ट करते हैं। आई थिंक मेरे हिसाब से तीनों सेगमेंट्स में इक्वल अमाउंट ऑफ ग्रोथ आएगी। रीजन भी एआई, अगर हम बोले एआई विल बी अ बिग डिफरेंशिएटिंग फैक्टर जो कि अभी आगे जाकर आने वाला है। एक कंप्यूटिंग रिक्वायरमेंट्स जो है वो निकल के आती है। लो एंड चिप्स की खासियत होती है लो एंड चिप्स में रिसोर्सेज बहुत कम लगते हैं, बहुत जल्दी बना सकते हैं और वो बेसिक कंप्यूटिंग और बेसिक डेटा प्रोसेसिंग कर सकती है मास प्रोडक्शन के साथ। सो वहाँ पर डिमांड बढ़ती जा रही है क्योंकि वो डेटा प्रोसेसिंग की जरूरत। तो जहाँ पर एक मिड चिप 4 या 5 लो एंड चिप्स का काम करेगी वो लो एंड चिप 4 या 5 सस्ती पड़ेंगे तो लोग मल्टीपल लगा देते हैं। और ये कोविड में भी हमने विटनेस किया कि गांव के अंदर जब सप्लाई चेन चैलेंजेस आए थे और जो हाई एंड चिप्स मिलनी या हाई फिडेलिटी चिप्स मिलनी थोड़ी मुश्किल हो गई थी तो लो एंड चिप्स को क्लब करके जो कार मैन्युफैक्चरर्स लाइक BMW जो कि थोड़े से ज्यादा एडवांस्ड बाकी इंडस्ट्री में मुकाबले उन लोगों ने क्लब करके उन चिप से वो चीज करवानी चालू कर दी थी। ऑल्दो इट्स अ बिट स्लोअर, थोड़ा सा चैलेंज आता है वहां पर इलेक्ट्रिसिटी मैनेजमेंट एंड ऑल में, बट इट कैन वर्क वेल। लेकिन वहीं पर अगर हम देखें तो हाई फिडेलिटी वाली जो चिप्स है उनकी डिमांड कहीं नहीं रुकने वाली। रोबोटिक्स आ रहा है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जितनी भी निकल के आ रही है आपकी क्वांटम से लेकर के कुछ उन सब हाई एंड चिप्स की रिक्वायरमेंट्स एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर होंगी कौन सी कंट्री कितने अच्छे तरीके से उनको कैपिटलाइज कर पाती है। इट्स अबाउट लेवरेज गेम एट दिस पॉइंट। इंडिया जिस हिसाब से जा रहा है इंडिया मिड और लो फिडेलिटी में ज्यादा खेलने की ट्राई कर रहा है बिकॉज हाई फिडेलिटी के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग का चैलेंज एक रहता है और जो कि अभी ताइवानी भाई साहब ने बोला है कि हमारे पास टैलेंट पूल का एक चैलेंज है लेकिन वो धीरे धीरे फिट हो सकता है। और स्टार्ट हमने एक मिडल ऑफ द स्टेक से किया है कि वही आप वाली खिचड़ी वाली बात जी वही वाली बात है। खिचड़ी हम बीच से ही खाएंगे, हमारे हाथ में लगे सो लगे, हम तो वैसे ही हैं। तो भाई बीच से डाल करके खाना चालू कर दिया हमने। अब जैसे जैसे करके जो हम लेवरेज कर सकते हैं उस हिसाब से जा रहे हैं और मार्केट शेयर अच्छा ले सकते हैं यार इंडिया इसके अंदर, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है ऑलरेडी। और ताइवान भैया आपके हिसाब से? मैं थोड़ा मतलब चीपर भाई से एग्री करता हूँ पर मैं एक और प्रिडिक्शन करना चाहूंगा कि मुझे ये दिख रहा है कि अगले 4-5 साल में एक बहुत ही बड़ा क्राइसिस होने वाला है। 4-5 साल में बहुत ज्यादा कह रहा हूँ पर जो ताइवान और चाइना का जो क्राइसिस होगा उससे जो मार्केट में चिप की कमी नजर आएगी और वही जो आपदा आएगी उसमें से एक अवसर निकलेगा जिसमें इंडिया बहुत ही बड़ा प्लेयर बनेगा। तो मेरा पॉइंट यही है कि जियोपॉलिटिकली ये बहुत ही बड़ी गेम है अभी और इंडिया के पास पॉपुलेशन भी है, टैलेंट भी है
और उसके लिए हमने एक बेस बना दिया है। तो मुझे लगता है कि जो अगली बड़ी गेम होने वाली है, उसमें इंडिया विल प्ले ईज़िली एंड सो अगले 3-4 साल बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस चीज़ में। और लास्ट है वो मेरा प्रेडिक्शन है, और वो मेरा प्रेडिक्शन ये है, जैसे मैंने रिन्यूएबल एनर्जी को देखा है, रिन्यूएबल एनर्जी मेरे लिए एक बहुत अच्छा बेंचमार्क है ये देखने के लिए कि इंडिया कैसे रिएक्ट करता है इमर्जेंट टेक्नोलॉजीज के लिए। अगर आप अंबानियों को देखें, आज रिलायंस को देखें, रिलायंस लॉक स्टॉक एंड बैरल पूरा एकदम पीछे पड़ गया है सोलर के पीछे। आज जब रिलायंस आ गया है तो कॉस्ट आ जाएगा कम, इंडस्ट्री का लाइक होता है ना एवरेज कॉस्ट गिर जाएगा, उससे क्या होगा और लोग को लाइक इनिशिएटिव मिलेगा कि कॉस्ट कम हो गया अब कर पाएंगे। एक प्लेयर को ना प्रॉपरली हाथ गंदे करने की जरूरत है मेरे हिसाब से, और मेरे हिसाब से पर्सनली मेरे को लगता है वो होगा टाटा। नॉट बिकॉज कोई और कर नहीं सकता, बिकॉज टाटा इज द ओनली कंपनी जो मेरे को लगता है इंडिया में जिसके पास इतना पेशेंस है, इतना पैसा है, और साथ में इतना मैन पावर है, बेसिकली जो ब्यूरोक्रेसी है, जो उस उतना हाई लेवल इंटेंस टास्क को कर सके। देखिए वो समझना होगा, टाटाज हैव सच अ बैकबोन सेगमेंट में, उनके पास ऑलरेडी लाइक लोग हैं बेंच पे बैठे हुए हैं जो रिसर्च करते हैं उनके केमिकल डिवीजन के लिए, और लाइक होता है ना हेवी R&D करते हैं वो लोग। और सेमीकंडक्टर एक ऐसा चीज है ना जो प्लेयर R&D करेगा ना ज्यादा करके, तो वो उभर के आएगा ही आएगा, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट ग्रो कर रही है। पहले जो चिप हुआ करता था वो कितना एक सेंटीमीटर का हुआ करता था, आई एम नॉट श्योर क्या था, और अब वो नैनोमीटर पे आ गया है। चिपर भाई साहब बताएंगे हमें कितना होगा। चिप्स स्टार्टिंग से नैनोमीटर्स पर ही थे, मतलब ओके सेंटीमीटर इज टू पिकोमेट्रिक, ओके बट जस्ट फॉर रेफरेंस पिछले 10 साल से भी कम टाइम में हाँ हमारी चिप्स 24 नैनोमीटर से 4 नैनोमीटर चली गई। विच इज ह्यूज, हमारे बाल इससे मोटे हैं बाय द वे। एग्जैक्टली विच इज, तो बेसिकली मेरा पॉइंट क्या है कि जो कंपनी R&D ज्यादा करेगी, और वो R&D के लिए देखिए मेरे पास एक ही कंपनी है इस देश में जो कर सकती है उस लेवल पे, वो है टाटा। तो आने वाले 3-4 साल में मैं देखता हूँ टाटा को इसको हेड लेवल लेते हुए, और मेरे हिसाब से हम हाई एंड पहले बनाएंगे, और उसके बाद जब हम हाई एंड क्रैक कर लेंगे तो हम हाई एंड को कॉस्ट एफिशिएंट बना के, और फिर लो एंड तो फिर वो हो जाएगा कि मार्केट में सब लोग बना पाएंगे लो एंड, क्योंकि हमने एक बार हाई एंड क्रैक कर लिया मशीनरी के हिसाब से, तो लो एंड बनाना इतना मुश्किल नहीं होगा। तो उसी के साथ आज की वीडियो यही खत्म करते हुए, कोई और लास्ट वर्ड्स अगर आप कहना है। सॉरी, एक चीज मेरे दिमाग में भी आई है जो कि आई थिंक हाईलाइट करनी चाहिए हमें। इंडिया के पास एक इनहेरेंट मार्केट एडवांटेज है। इंडिया वर्ल्ड की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर टू व्हीलर के सेगमेंट में। इंडिया आज की डेट में फोर्ड इंडिया से निकल चुके हैं, बट फोर्ड की गाड़ियां आज भी इंडिया मैन्युफैक्चर होती हैं और एक्सपोर्ट होती हैं बाकी ग्लोबल मार्केट्स के अंदर। इंडिया, टाटा, महिंद्रा सबके सब ग्लोबल जाते जा रहे हैं। वी हैव इनहेरेंट मार्केट, हमें बाहर के मार्केट में एक्सपोर्ट करने की जरूरत भी नहीं है। India is the largest two-wheeler player. Indian brands are the largest two-wheeler player in Africa. Exactly. So, like ना काफी बड़ा सेगमेंट हम ले रहे हैं। अगर हम खुद को ही सर्व कर लेना, तो जो चिप मैन्युफैक्चरिंग हर इंडस्ट्री को, मैं वही कह रहा हूँ, हर इंडस्ट्री में जो पैसे की जरूरत पड़ती है ना, हाँ ये वही मंदिर वाली बात हो गई कि हम अपना ही कर लेना तो बहुत है। देखिए यही बात है, हमारा माइंडसेट ही अलग है, हम बाहर जा ही नहीं रहे, हम अपना ही कर लेना, अगर सिर्फ अपना ही पेट भर लेना, अपनी कंपनी की भूख भर ले, तो वही बहुत हो जाएगा हमारे लिए। हम बाहर में क्या बढ़ते बढ़ते करेंगे, पैसा भी आ जाएगा ना वो बढ़ते बढ़ते। आप अगर सोचो, हम ऑलरेडी ग्लोबल जा रहे हैं इन सेगमेंट्स के, हम खाली इनकी डिमांड अगर कर लेते हैं, एक इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और पैसे वहां पे सेव हो रहे हैं, इन हाउस प्रोडक्शन हो रही है, वहां पर कैपेबिलिटी जाती जा रही है, और अगर हम वो सस्टेन कर देते हैं तो ग्लोबली वी कैन डू मच बेटर। इंडिया ट्रेन्स यू फॉर द ग्लोब, और ये रिसेंटली मैंने किसी को बोलते हुए सुना है, नॉट माय कोट, बट बंदे ने बोला था, वंस यू मास्टर इंडिया यू मास्टर द वर्ल्ड। सो दैट इज इट। और हम आज इस एपिसोड को खत्म करते करते एक रुचि शर्मा बोल के हैं, उनका एक कोट देंगे, इंडिया इज अ कंट्री व्हिच कैन डिसअपॉइंट बोथ एट द ऑन द अपर साइड एंड द लोअर साइड। देखो हमने बहुत ऑप्टिमिस्टिक पिक्चर पिच किया है, ऑब्वियसली चीजें खराब भी जा सकती हैं, बट देखिए है जी, हम वही हैं खिचड़ी वाले, बीच में हाथ डालेंगे। तो उसी के जले साथ तो जले जले तो जले। तो उसके साथ आज के लिए यही समाप्त करते हुए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।